क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आतंकवाद आपने जरूर देखा होगा, आतंकवाद का विभत्स चेहरा आपने देखा होगा। कश्मीर में आतंकवाद हम बरसों से देख रहे हैं, लेकिन आज हम कश्मीर के जिस आतंकवादी चेहरे की बात कर रहे हैं वो सबसे नया चेहरा है, लेकिन सबसे भयावह चेहरा है। जी हां, आतंकवाद का ये नया चेहरा है स्कूलों को जलाने का। कम से कम 32 स्कूल बीते 4 महीनों में कश्मीर घाटी में जला दिए गए। ये स्कूल कश्मीर घाटी के अलग अलग जिलों में थे। तो घाटी के 32 स्कूलों को जलाने के पीछे दरअसल क्या साजिश थी, क्या मकसद था, ये हमारा आज का बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साफ कह दिया है कि ये आतंकवाद का सबसे नया और भयावह चेहरा है, कश्मीर में स्कूलों को जलाना। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने एक अपने बयान में कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कश्मीर में स्कूल जलाए जा रहे हैं उसका पीछे जो मकसद है वो मकसद बड़ा साफ है कि कश्मीर के बच्चों को आतंकवाद की तरफ धकेलना। क्या ये एक बड़ी साजिश है? और अगर साजिश है तो इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, सेना क्या कुछ कर सकती है और कैसे इस बड़ी जो षड्यंत्र है इसका पर्दाफाश किया जा सकता है। दो ठुक में आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ कर्नल जयवंश सिंह साहब हैं जो कि कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, सुदेश वर्मा जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ तीसरे मेहमान विवेक सिन्हा हैं, पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले सुदेश वर्मा जी, मैं आपसे ही पूछता हूं क्योंकि ये कश्मीर का मसला है और जाहिर तौर पर कश्मीर में अभी जो सरकार उसमें आपकी भी भागीदारी है। अगर ये साजिश थी तो इतनी बड़ी साजिश कि बीते 4 महीने में 32 स्कूल जला दिए गए, इस साजिश का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाए आप? 32 स्कूल जलाने के बाद अब मुख्यमंत्री कह रही हैं कि ये आतंकवाद का सबसे भयावह चेहरा है, लेकिन अब तक 32 स्कूल जला दिए गए, हजारों बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा दिए गए। सरकार की क्या जिम्मेदारी देखते हैं आप? देखिए, सरकार ने एक्शन लिया है जहां भी हो सकती थी, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर को, खास करके जो श्रीनगर वाला जो एरिया है उसको आपको थोड़े डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। नॉर्मल स्टेट तो है नहीं, आपको पता है कि जुलाई से ही डिस्टर्बेंस है और जो लाइफ है उसको टेररिस्ट जो हैं, जो पाकिस्तान समर्थक हैं, वो नहीं चाहते कि लाइफ नॉर्मलाइज हो वहाँ पर। और लाइफ नॉर्मलाइज ना हो, इसका जो साजिश इसके बारे में आप बता रहे हैं, स्कूलों को जलाना, जो पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें और अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, एक तो बच्चे को पढ़ने नहीं देंगे और उसके बाद नहीं पढ़ने का दोष आप भारत सरकार पर डालेंगे। लेकिन पहली बार वो बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि एजुकेशन के खिलाफ कौन हो सकता है, उन बच्चों के खिलाफ। क्योंकि जो हमारे पास जो फीडबैक आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को तालीम मिले, तालीम के बिना वो क्या करेंगे। और इसके कारण ही एक बहुत बड़ा डिवाइड आया है जो पहले आपको कभी देखने को नहीं मिलता था, कि जो टेररिस्ट समर्थक हैं और जो चाहते हैं कि कश्मीर वापस अपने जो शांति स्थापित ना हो, वापस फिर से इंटीग्रेट ना हो, वो लोग जो हैं वो डिफरेंट चाहते हैं। और एक तबका जो बहुत बड़ा तबका है वो चाहता है कि नहीं, खुशहाली बहाल हो और स्कूल चलें, बच्चों को तालीम मिले। और इस दो के बीच में सरकार खड़ी है और सरकार देखिए कार्य कर रही है। आपको पता है कि जो लोगों को अरेस्ट किया गया, जो पहले जो पत्थर मारने का रवैया चला था, जो आपको पेलेट गन वाले इशू हुए थे, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजॉल्व किया है, और उसके बाद अब वो लोग पाए जा रहे हैं जो कि स्कूल जला रहे हैं। मैं इस पे आऊंगा। आपने जो कहा, क्योंकि ये पुलिस का बयान है, कब तक करीब 14 गिरफ्तारियों में पुलिस कह रही है कि इनमें से ज्यादातर पत्थर मारने वाले जो हैं संगबाज लड़के हैं जो स्कूलों को जला रहे थे। लेकिन अलगाववादियों का अलग बयान है। अलगाववादी कह रहे हैं कि भाई ये जो स्कूल जलाए जा रहे हैं ये साजिश है, और ये साजिश जो है अलगाववादियों को, कश्मीर का जो लोग आंदोलन चला रहे हैं, जो वहां पर आजादी की मांग कर रहे हैं, उनको बदनाम करने के लिए स्कूलों को जलाया जा रहा है। इस तरह वो कह रहे हैं कि दूसरी तरह की साजिश है। जब तक कश्मीर का दूसरा जब तक आपको पता है कि जब तक जो पत्थरबाज लोग हैं, जब तक ये एक्सपोज नहीं हुए कि पैसा दिया जाता था, एक सुनियोजित मतलब साजिश के तहत, ऐसा भी नहीं कोई अल्टीमेटली खुद आ रहे हैं, जब ये एक्सपोज हुए तो अब यहाँ पर भी वो चार्जेस लगाने लगे। लेकिन एक बात बताइए, एक तरफ हमारी सेना है, आपने आज ही खबर देखी होगी, बहुत सुखद खबर है कि वहाँ के मेजर जनरल जो हैं नरूला साहब, उन्होंने एक स्कीम शुरू किया है कि बच्चों को तालीम दे रहे हैं, एक मेकशिफ्ट स्कूल्स बना के, टीचर्स को हायर करके, और वो बच्चे बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो
क्यों साजिश करेगा? एजुकेशन तो आप समझ नहीं सकते, स्टेट तो चाहती है एजुकेशन हो, तो बदनाम करने की क्या बात है? टेररिस्ट से डील करने के लिए हमारी सेना सक्षम है, बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनका एजेंडा ही नहीं है, उस एजेंडा को डिरेल होता हुआ जब ये देखते हैं तो इस तरह की बात करते हैं। और हम लोग डिटरमिन्ड हैं, जैसा कि महुआ मुफ्ती ने बोला भी कि एजुकेशन प्रायोरिटी है और हम चाहते हैं कि समय पर एग्जाम हो और लोग पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये लोग नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये सब सही होता रहेगा तो ये लोग तो हारी हुई बाजी खेल रहे हैं। आपको पता है किस तरह से वहाँ पर सिचुएशन, जो आप लाख कोशिश करिए लेकिन आपको पता है कि आप ये सिचुएशन से बाहर नहीं आ पाएंगे और जो भारत सरकार का जो एजेंडा है वो जीतने वाला है वहाँ। कर्नल साहब, 90s में भी कई स्कूल जलाए गए थे आतंकवादियों ने, और उस समय ये कहा गया था कि भाई जहां भी जो बहुत सारे स्कूल थे जहां पे आर्मी या जो सुरक्षा बल है उन्होंने अपने वहां पर मेकशिफ्ट अपने अरेंजमेंट कर लिए थे, उनके विरोध में जलाए गए थे। तब से 90 से लेकर अब क्या फर्क देखते हैं आप स्कूलों के जलाने की घटनाओं के बीच? देखिए, ये जो बर्निंग ऑफ स्कूल्स है कश्मीर वैली में, इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है जी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये है कि अलगवाद और हमारे जो एनिमीज वहाँ हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु आर ऑपरेटिंग ओवर देयर, उनका ये एजेंडा शुरू से ही रहा हुआ है वहाँ की एजुकेशन को इम्पैक्ट करने का। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में जब वहाँ थोड़ी सी सिचुएशन ने टर्न करना शुरू किया था, कोई अबाउट 20 डेज बैक, तो मीडिया में ये निकलना शुरू हो गया था कि सिचुएशन इज टर्निंग फॉर द बेटर, और उसके कारण और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए कि जो मीडिया कह रहा है और जो गवर्नमेंट ने अपना दबाव डाल दिया है, वो दिखाने के लिए कि ऐसा कोई दबाव नहीं है, उस वजह से उन्होंने स्कूल्स को बर्न करना शुरू कर दिया। सो दो चीज़ें उनको मिल गई, एक तो उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी ठीक हो गया और शॉर्ट टर्म पे जिस तरीके से वो अपनी सिचुएशन को अपने हाथ में वापस लाना चाहते थे, ये कहना चाहते थे कि अभी तक भी हमारा दबदबा है, दे वांटेड टू से दैट। नाउ जो आपका दूसरा क्वेश्चन है एजुकेशन का, 1990 का शुरू से ही वहाँ पर स्कूल बर्निंग का ये सिस्टम रहा है जब से टेररिज्म आई है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में दी आर्मी हैज़ बीन सेंसिटिव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब टेररिज्म पीक पर थी उस टाइम पर भी आर्मी ने ये देख लिया था दैट एजुकेशन इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जो कि बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द कल्ट ऑफ टेररिज्म। उस जमाने में उन्होंने एक मुहिम शुरू की थी अंडर सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना, विच इज़ अ वेलफेयर मेजर टू स्टार्ट आर्मी गुडविल स्कूल्स। उन्होंने दूर दराज के एरियाज़ में बहुत ऐसे एरियाज जो कि बहुत जहां गवर्नमेंट पहुंचती भी नहीं थी, वहां उन्होंने छोटे छोटे स्कूल खोले। आज वो स्कूल जो हैं वो दे हैव रीच्ड अप टू द लेवल ऑफ CBSE और वो स्कूल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसमें भी आर्मी ने बहुत हाथ डाला, और इस टाइम पर तो ऐसा है कि दे हैव समथिंग नोन एज अ सुपर 30 जिसके बीच में से बहुत बच्चे जो हैं वो IAS वगैरह IIT वगैरह वो पास कर रहे हैं। सो देयरफॉर जितना अलगवादी जानते हैं कि एजुकेशन को इम्पैक्ट करना चाहिए, उतना गवर्नमेंट भी जानती है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी जानती हैं कि हमें एजुकेशन को इम्पैक्ट होने नहीं देना है। सो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ये बड़ा टेम्परेरी मेजर है, थोड़ी ही देर में ये स्कूल्स का जो है ये काम खत्म हो जाएगा, एंड आई एम वेरी श्योर दैट एजुकेशन विल गेट बैक जहां की उसको होना चाहिए। बिल्कुल कश्मीर आनी भी चाहिए, जो वहां की जो एजुकेशन है, जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको पटरी पर आना भी जरूरी है, क्योंकि 20 लाख, जी हाँ, करीब करीब 20 लाख बच्चे इससे सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं जब स्कूलों को बंद कर दिया गया और स्कूलों को जलाने की जो पूरी कार्रवाई शुरू हुई। विवेक, आप इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि जाहिर तौर पर स्कूलों को जलाने की घटनाएं जैसे मैंने कहा 90s में भी हुई थी, लेकिन अब जब है हमने देखा कि पुलिस का यह दावा है कि जो 14 लोग पकड़े गए उनमें से मैक्सिमम वो लोग हैं, लोग वही स्कूल जला रहे थे जो कल तक संगबाज थे, पत्थरबाज थे, कश्मीर में रोज हड़तालें करवा रहे थे। तो क्या आपको लगता है ये एक लार्जर एक साजिश है कि कश्मीर में लोग मदरसों में जाएं, स्कूलों में ना जाएं, स्कूली एजुकेशन जो है वो ना ले पाएं, ताकि उनको आतंकवादी अलगाववादी जैसे चाहें उस दिशा में मोड़ सकें? क्या एक लार्जर आप साजिश देखते हैं इसके पीछे? बिल्कुल, इसमें अगर आप संगबाज जो हैं, जो पत्थरबाज लड़के हैं, अगर उनका आप एज प्रोफाइल चेक करेंगे तो ज्यादातर बहुत यंग बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं। मेरा ख्याल है 11-12 साल से लेकर के 17-18 साल के बच्चे ज्यादातर हैं। कुछ एक को अगर आप छोड़ दें, ये वो एज ग्रुप है या जनरेशन है जिन्होंने बिल्कुल टेररिज्म का फेस नहीं देखा, उन्हें पता नहीं है। अब इनको बरगलाना बहुत आसान था,
सेपरेटिस्ट के लिए। और इन लोगों को इनके हाथ में पत्थर थमा करके, इनको आज़ादी का लॉलीपॉप दिखा करके इन लोगों ने भड़काया, सब कुछ कराया। इनको भी समझ में आने लगा, इनके माँ बाप ने समझाया कि भाई इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका भविष्य नहीं रहेगा, और जो सेपरेटिस्ट का एजेंडा है उनका अपना खुद का झोली भरने का है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। इनके जो बड़े जो भाई हैं या जो इनके चाचा रहे होंगे, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया होगा, तो धीरे धीरे ये सिचुएशन नॉर्मलसी की तरफ जा रही थी वहाँ जी। सेपरेटिस्ट को पता है कि अगर ये स्कूल चले जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अब वो जब जवाब इनके पास नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, किस तरह से रोक सकते हैं? तो फिर ये स्कूलों को जलाना शुरू करेंगे, इनको दिखाना है बाहर को, दुनिया को, थ्रू मीडिया। जो मैं कहूँगा, मैं खुद एक पत्रकार हूँ तो मुझे पता है कि किस तरह से मीडिया चीज़ों को मैनिपुलेट कर ले पाती है। कुछ एम्बेडेड जर्नलिस्ट को लेकर के जाते हैं ये लोग, ज़बरदस्ती खबरों को मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादातर गड़बड़ी है। जबकि फैक्ट बात यह है कि इनका जो सपोर्ट बेस है सेपरेटिस्ट का, कुछ 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी कुछ ब्लॉक्स तक सीमित रह गया है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि सेपरेटिस्ट का जो पूरा वो है घाटी के कुछ जिलों में है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि हमने देखा कि बहुत सारे पढ़े लिखे जो कश्मीरी नौजवान हैं वो भी जो है सेपरेटिस्ट के साथ कई बार खड़े नजर आते हैं। आपको कहीं पर भी आप जाएं, घाटी में जाएं, तो क्या आपको लगता है एजुकेशन के बावजूद, क्या एजुकेशन वहां पर, क्या एजुकेशन इस लायक है, ऐसी एजुकेशन दी जा रही है कि बच्चों को उस तरह की तालीम दी जा रही है कि वो अलगाववाद छोड़ करके जो है मुख्य धारा में जुड़े? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं पढ़े लिखे नौजवान जो कि सेपरेटिस्ट के साथ खड़े नजर आते हैं। घाटी की बात करूं, बिल्कुल घाटी की बात करें, कुछ देखिए, कुछ पढ़े लिखे, मैं डिनाई नहीं करूंगा, कुछ पढ़े लिखे लोग हैं जो सब कुछ जानते हुए भी सेपरेटिस्ट के पास हैं या उनके साथ खड़े नजर आते हैं। उनका अपना एक स्पेसिफिक एजेंडा हो सकता है, उसकी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक जो लार्जर तबका है, जो गरीब तबका है, जिनको कुछ पता नहीं है, जो खास तौर से जो घाटी में जो स्कूल्स में जा रहे हैं, जो गरीबों के जो स्कूल्स हैं, उनको चीजें नहीं उतनी क्लियर है। जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो पैसे वाले हैं, वो तो जम्मू में या दिल्ली में या कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी अपने बच्चों को भेज करके उनको तालीम दे रहे हैं। जो गरीब तबका है वो नहीं जा रहा, उनको ये लोग बरगलाते हैं। वो अगर पढ़ लिख गया, उसके दिमाग में अगर समझदारी आ गई तो उनको बरगलाना मुश्किल होगा। वही चीज वो हो रहा था जो आर्मी ने एफर्ट्स लिया, जैसा कर्नल साहब ने कहा, या जो सरकार की तरफ से भी पहल हुई है, उन लोगों को समझाया जा रहा था, उनके घर के माँ बाप ने समझाया, स्कूल्स में भेजा जा रहा था। वो जब जाना शुरू हुआ तो फिर इनको बेचैनी शुरू हुई कि अगर ये ऐसा हो गया तो फिर तो बिल्कुल ही बाजी पलट जाएगी। आतंकवादियों के निशाने पर, अलगाववादियों के निशाने पर गरीब तबके के बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जो स्कूल जलाए गए उनमें से ज्यादातर स्कूल सरकारी स्कूल थे जहां गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन इस बीच एक समस्या और भी आई है। अब जबकि स्कूल्स जो हैं वो खुलने की बात हो रही है और साथ साथ राज्य सरकार ने, जम्मू कश्मीर सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि जो परीक्षाएं होंगी वो तय समय पर ही होंगी। तो ऐसे में कुछ प्राइवेट स्कूल्स के साथ जो है वो फीस को लेकर भी एक समस्या आ रही है। उसके बारे में सरकार की क्या योजना हो सकती है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी स्कूल जले हैं, ऐसे जले स्कूलों के बच्चे देश के किसी भी स्कूल में पढ़ना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। जो पंचायत प्रतिनिधि मिलने आए थे प्रधानमंत्री से, उनके साथ मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। फायर करता हूं मैं तेज और जोरदार। प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है। ऊंचाई पर बैठे दुश्मन से मुकाबला प्रॉब्लम है। 2 पॉइंट्स डाउन होना प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी, जीत उतनी खास। व्हाट डू आई लाइक मोर, जंग लड़ना या पिस्टल फायर करना? आई लाइक द फैक्ट कि मैं दोनों भारत के लिए करता हूँ। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो बहुत परेशान करते हैं मुझे, रैगिंग के नाम पे टॉर्चर करते हैं। सीनियर्स रैगिंग नहीं करेंगे तो तुम स्मार्ट कैसे बनोगे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? बी ए मैन। आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। आपके बच्चे की छोटी सी शिकायत किसी बड़ी मुसीबत का पैगाम हो सकती है, उसे नजरअंदाज ना करें।
Don't ignore. Take action. People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom, at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology. But no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. कुछ ऐसा ही लगता होगा जब किसी की कार सरियों से लदे ट्रक से टकराती होगी। ना तो संभलने का मौका होता है और ना ही बचने का कोई रास्ता। ऐसे ही खौफनाक हादसों को देखते हुए सरकार ने सरिया लादकर चलने वाले ट्रकों के लिए कानून सख्त कर दिया है। अब सरिये का ट्रक से थोड़ा भी बाहर रहना गैर कानूनी है। इस नियम को तोड़ना आपको भारी पड़ सकता है। रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य। सूर्य LED, खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। सूर्य। कल से तू काम करने नहीं, पढ़ाई करने जाएगा। चंद सिक्कों के लिए इन मासूम कंधों पर बोझ न डालें। ये देश का भविष्य है, इन्हें मजबूत बनाएं। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। दो टूक में कश्मीर में जो स्कूल जलाए जा रहे हैं, एजुकेशन को, शिक्षा को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये कश्मीर में आतंकवाद का सबसे भयावह चेहरा है। ताकि कश्मीरों के स्कूलों को निशाना बनाओ तो जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं उनको अलगाववाद और आतंकवाद की राह पर ढकेलना आसान हो जाएगा। क्या ऐसा ही है? क्या ये बड़ी साजिश है? कौन है इस साजिश के पीछे? इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाश रहे हैं। हमारे साथ कर्नल जयवंत सिंह साहब हैं, कश्मीर मामलों के एक्सपर्ट। साथ में हमारे साथ सुदेश वर्मा है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, और विवेक सिन्हा है, वरिष्ठ पत्रकार। सुदेश जी, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि जो अलगाववादी वहां पर पत्थरबाज लड़कों को कह रहे थे कि हड़ताल करो, पत्थर फिकवाओ, उनके ज्यादातर बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे इस माहौल से दूर रहे। पर अभी जब ये खबर आई, जबकि 32 स्कूल जला दिए जाते हैं, ज्यादातर स्कूल बंद रहते हैं, इस पूरे दौरान भी, जबकि कश्मीर में इतना सब कुछ चल रहा था, इस पूरे दौरान भी ऐसे स्कूल खुले रहते हैं जिनमें शब्बीर शाह और गिलानी के पोते पोतियां पढ़ते हैं। ऐसे स्कूल खुले रहते हैं, ऐसे स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं, ऐसे स्कूलों में बाकायदा जो पढ़ाई होती है। ये भला कैसे संभव है? ये इसमें सरकार क्या कर रही है इस बारे में? देखिए अशोक जी, पहले भी हमने देखा, काफ़ी रिपोर्ट्स आए कि किस तरह से जो हुर्रियत लीडर्स हैं या और जो सिंपैथाइजर हैं टेररिस्ट के, उनके अपने बच्चे काफ़ी स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। उनके अपने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सारे सुख सुविधाओं को
भोगते हैं। इसका मतलब है टेररिज्म एक तरह से उनके लिए धंधा बन गया है कि आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो गरीब लोग हैं उसको आप एक नई थियरी दे रही हैं, स्टेट इंडियन स्टेट के खिलाफ भड़का रहे हैं, और वहीं जब अपनी बात आती है तो आप जो है सारे सुख सुविधाओं को भोग रहे हैं। उन पर आप कुछ करिए तुरंत बड़े जैसे लगता है कि इतने बड़े मठाधीश हैं कि वो जो बोलेंगे वही होगा। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो आपने बताया स्कूल बर्निंग के बाद ये बात बड़ा साफ हो गया है और लोगों को फोर्स करेगा सोचने के लिए, क्योंकि देखिए आपको याद होगा जब बाढ़ आए थे श्रीनगर में तो आपने देखा था किस तरह से इंडियन आर्मी वहाँ पर इन्वॉल्व हुई कि आप लोगों ने ही फुटेज दिखाया था, मीडिया के लोगों ने, कैसे लोग बोलते थे कि पीएमओ से बात कराओ, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कुछ नहीं होने वाला। उस आर्मी को बदनाम करने की साजिश, क्योंकि आर्मी जब भी की है तो आर्मी ने रिएक्ट किया है और उस रिएक्शन में जो भी हुआ हो उसके उस पर भी इंक्वायरी होता है। वही आर्मी आज एजुकेशन को अपना चुकी है वहाँ के, क्योंकि वहाँ जब गए आर्मी के लोग, जैसा कि मेजर जनरल अशोक नरूला ने बोला कि वहाँ गए तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में बोली कि हमारे बच्चों का क्या होगा, इनके एजुकेशन का क्या होगा। तो एक उन्होंने शुरू किया अभियान कि स्कूल चलो अभियान, और बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है, सारे सेलिब्रेशंस भी वो कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम होना है। वहाँ एक इशू है कि नवंबर से बढ़ा दो कि नहीं बढ़ा दो। अगर तैयारी पूरी है, क्योंकि यही तो टेररिस्ट चाहते हैं, यही तो अलगाववादी चाहते हैं कि जो शांति बहाली ना हो, सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, और सिस्टम कोलैप्स को नहीं कर देने वाला जो फोर्सेस है वो अब ज़्यादा स्ट्रांग वहाँ लग रहे हैं, और यही जो है खलबलाहट जो है जो फोर्सेस जिसको हम बोले रिसीड कर रहे हैं, और भारत की जो पहल हुई है वो आप देखिएगा सक्सेस की तरफ बढ़ रही है। तो ये तिलमिलाहट जो पैदा हुई है, जो एक्सपोज हुए ये लोग, ये फोर्सेस, ये पहले कभी एक्सपोज नहीं हुए थे, और इसका रिजल्ट आपको देखेगा, जैसा महबूबा मुफ्ती जी ने भी बताया कि बहुत जल्द वो आने वाली है स्कीम के तहत, तो उसका इंतजार करिए। हमें लगता है बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपको देखने को। लेकिन आर्मी का काम स्कूल चलाना नहीं है कर्नल साहब, जाहिर तौर पर ये एक टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है, अल्टीमेटली स्कूल चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और वो आपको लगता है कि किस तरह से आर्मी उसमें कैसे मददगार हो सकती है? नहीं, आर्मी का तो ये बिल्कुल काम नहीं है। जो हमारे गुडविल स्कूल्स चल रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट ऑटोनोमस हैं और अपने बलबूते के ऊपर चल रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत ही मदद मिल जाती है। और एज अ टेम्परेरी मेजर हो सकता है कि आर्मी ने कहा हो कि हम हेल्प कर दें, बिकॉज हर जब ऐसी कोई समस्या आती है तो आर्मी आगे बढ़ के हेल्प करती ही है। और अल्टीमेटली एक टाइम था जब व्हेन द गवर्नेंस वाज नॉट ओवर देयर, उस टाइम के ऊपर ज्यादा करती थी आर्मी। अभी तो आर्मी का बहुत कम रोल है, और अगर कुछ ऐसा आर्मी इस टाइम पर हेल्प भी कर रही है तो बहुत टेम्परेरी तरीके से कर रही होगी। और जैसे ही गवर्नमेंट अपने सिस्टम को इन प्लेस ले आएगी, आर्मी एज यूजुअल रिट्रीट कर जाएगी, अपने मेन जॉब पर चली जाएगी। ऐसे भी ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मेन श्रीनगर मेन डिस्ट्रिक्ट्स है वहां आर्मी का कोई रोल नहीं है, वहां सिक्योरिटी में भी आर्मी का कोई रोल नहीं है। आर्मी तो पेरिफेरल्स में, लाइन ऑफ कंट्रोल में और हायर रीचेस में है, और जो बाकी जो सिक्योरिटी का काम है वो पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं, और वो ही सारा लॉ एंड ऑर्डर करते हैं। सो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की हेल्प जेके पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ही करेगी, उनको पकड़ने के लिए भी करेगी, स्कूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी करेगी, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी वही करेगी। आर्मी तो आफ्टर अ पर्टिकुलर वाइल इट इज नॉट गोइंग टू बी देयर। विवेक, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस बीच हमने जो खबरें देखी उनमें हमने 32 स्कूलों का हमने जिक्र करे, लेकिन एक भी मदरसे की जलने की खबर नहीं आई। हमने ये नहीं सुना कि कोई मदरसा जलाया गया। मुझे याद है बहुत पहले एक जो है एक वीडियो क्लिप जो है पूरे देश भर में चली थी, जिसमें एक कश्मीर के मदरसे में बच्चे को जिहाद के बारे में बताया जा रहा था कि जिहाद क्या है और कैसे आपको जिहादी बनना है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी साजिश का एक हिस्सा है कि गरीब बच्चे जो हैं वो स्कूलों में ना जा पाएं, मदरसों में जाएं, और मदरसों में जिस तरह की कश्मीर के मदरसों में, मुझे नहीं पता सारे मदरसे ऐसे हैं, कुछ मदरसे जरूर ऐसे हैं, उन मदरसों में जाए ताकि उनका ब्रेन वॉश किया जाए। बिल्कुल, मदरसों की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो इस पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बन सकती है कि जो मौलवीज हैं वो कहाँ के हैं, उन मदरसों को पढ़ाने वाले। वो ज़्यादातर जो वहाबी फंडामेंटलिज्म वाले आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने वाले मौलवीज हैं, वो सारे यूपी और बिहार से गए हुए हैं। वहाँ पे कश्मीर का कोई भी तैयार नहीं है मौलवी इस तरह की, क्योंकि उनको पता है, जैसे मैंने पहले कहा, उनको समझ में आ गया है कि सेपरेटिस्ट ने धंधा चला रखा है और इससे हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य खराब हो रहा है, तो वो तैयार नहीं है जिहाद की
भाषा बोलने के लिए। तो अब इनको लगा कि भाई अब हम कैसे कर सकते हैं ये चीज़, तो ये यूपी और बिहार से ले जाकर के इन्होंने बिठाया है इन मदरसों में जो बरगलाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, और अगर वो गरीब बच्चा है तो और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो एक तरफ तो जैसा आपने कहा कि स्कूल जला रहे हैं और गरीबों के स्कूल जला रहे हैं, जहां इनके गिलानी के पोते पोतियां पढ़ रहे हैं वो स्कूल नहीं जलता, तो जब गरीबों का स्कूल जलता है तो वो कहाँ जाएगा फिर? अगर उसके माँ बाप चाहते हैं कि नहीं पढ़ो तो भाई ठीक है, वो मदरसे में जाएगा। मदरसे में कौन बैठा है? वो यूपी का हो और बिहार का हो। एक बहुत संक्षेप में सुदेश जी आपसे आखिरी बात जानना चाहूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि कश्मीर में स्कूल जो है खोलकर आप जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश करोगे कि भाई सब कुछ सामान्य, ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले सामान्य स्थिति करनी पड़ेगी, फिर आप स्कूल खोलिए। पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बयान को कितनी गंभीरता से लेंगे आप? देखिए, ये लोग राजनीति करना बंद करें। कौन सरकार में ही ये मुद्दा नहीं होना चाहिए इनके लिए, ये राजनीति से बाजी नहीं आते। ये चिकन और एग वाली स्टोरी नहीं होनी चाहिए कि अंडा पले हुआ कि मुर्गी पले हुआ। आपको ये सोचना है कि बच्चों का भविष्य है कि बच्चे परीक्षा वक्त पर दें, उसके लिए उनका एजुकेशन कंप्लीट हो वेरियस तरीके से। जो आर्मी एक टेम्प्रेरी स्कूल भी चला रही है और वहाँ के लोगों को ट्रेन कर रही है, वो भी एक तरीका है। तो यही कारण है कि जब सरकार आए तो हर जगह आप अगर देखना चाहें कि तो लगता है कहीं ना कहीं आप अलगाववाद के साथ तो खड़े नहीं हैं, क्योंकि एक जो नेशनलिस्ट फोर्स है वहाँ पर जो चाहता है कि नहीं हम इंटीग्रेट करें और बहाल सामान्य स्थिति बहाल हो, तो उसके खिलाफ हर चीज़ पर राजनीति करने की क्या जरूरत है? स्कूल अगर खुलती है तो अच्छी बात है, बच्चे आएंगे, बच्चे एग्जाम देंगे और उसके बाद माहौल भी तो क्या वो माहौल नहीं चाहते कि शांति का माहौल बने? बिल्कुल, कम से कम बच्चों के भविष्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वो बच्चे अगर कश्मीर के हैं तो जाहिर तौर से कश्मीर का भविष्य उन बच्चों के साथ जुड़ा है और देश का भविष्य उन बच्चों के साथ जुड़ा है। कम से कम इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि हालांकि बहुत से लोग लगातार विरोध कर रहे थे कि ऐसे माहौल में परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने, वहां की जो एजुकेशनल बोर्ड है, उसने यह ऐलान कर दिया है कि परीक्षाएं नियत समय पर ही होंगी, ताकि वो बच्चे किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी समय रहते बैठ सकें। सरकार ने यह भी जरूर ऐलान कर दिया है कि जो भी बच्चे जो किसी वजह से घायल हैं, जिनको किसी मदद की जरूरत है, उनको जो है हर तरह की मदद भी मुहैया कराई जाएगी और बच्चों को सिर्फ 50% जो अंक हैं उसके उत्तर देने पड़ेंगे और उनके उसके जवाब में जो उत्तर देंगे उसके लिए उनको नंबर पूरे मिलेंगे। तो ऐसे कई कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं ताकि इन बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, लेकिन जाहिर तौर पर सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों का भविष्य खराब करने के पीछे कौन सी ताकतें थी और वो ताकतें कश्मीर का भला, कम से कम कश्मीर के भविष्य का भला तो नहीं सोच रही थी। ऐसी ताकतों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है और ये एक बड़ी चुनौती होगी राज्य सरकार के सामने कि ये जो ताकतें जो कश्मीर के स्कूलों को जला रही थी, जो वहां पर एजुकेशन को नहीं चलने दे रही थी, उन ताकतों को बेनकाब करें। ये एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दो टूक में आप तीनों का शामिल होने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।